Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 20 जनवरी 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं, यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह हम लोगों ने आज भी टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। और खास बात तो यह है कि जितने भी आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स और मेंस के अंदर हेल्प करने वाले हैं। वो कैसे तो मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को कवर करते हैं जो कि आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स में हेल्प करेगी। साथ ही साथ जितने भी आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं, जिसमें से आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल सकते हो और वो जाकर आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। उसके बाद इसी वीडियो के अंदर एक और चीज़ मिलती है, वो है वन वर्ड क्वेश्चंस। तो लास्ट में मैं यहाँ पर आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा। इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो अच्छे से वीडियो को सुनना और लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। देखो इन क्वेश्चंस को लगाने का मेन पर्पस बस यही है कि आप वीडियो को अच्छे से सुनो और लास्ट में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो मैं आपको बता देता हूं कल की आंसर कीज, ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम है परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो राइट टू इक्वालिटी है वो कौन से आर्टिकल के अंदर बताई गई है, वो है आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, वो है आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू लाइफ कहां पर मेंशन है, तो वह है आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 21 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर आपको 15 लेंथेनाइट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 होते हैं। तो यहां पर 15 तो लेंथेनाइट्स होते हैं, 2 इसमें अलग एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है स्कैंडियम और यत्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है एक आइलैंड पर, उसका नाम क्या है, उसका आइलैंड का नाम है तोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आज के टाइम पर बात करें तो भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर कौन से नंबर पर आता है, तो भारत के अंदर अगर हम बात करें थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर भारत स्टैंड करता है, जहां पर हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आ चुके हैं। लगभग 2020 तक का जो डेटा है उसमें बताया गया इंडिया के अंदर 15,000 से ज़्यादा आपको स्टार्टअप्स नज़र आ जाएंगे। ये सारे आर्टिकल्स कल मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, इनका रिविजन मैं आप लोगों को करवा रहा था। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से वही बात बोलना चाहूँगा, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इस आर्टिकल का पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाता है। इस पूरे मतलब पीपीटी का पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना टेलीग्राम से, और जब भी आपको टाइम मिले इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। ठीक है, आज मेरी थोड़ा सा वॉइस खराब हो सा लग रहा होगा, थ्रोट में काफ़ी पेन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना यार। अब जो ये आर्टिकल है पहला वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई। आपको मालूम होगा रिसेंटली एक ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट का टाइटल है इन इक्वालिटी किल्स करके। तो इन्होंने बताया है कि दुनिया भर में इन इक्वालिटी जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है हर एक कैटेगरी के अंदर। इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट दुनिया भर के साथ साथ इंडिया को भी कंपेयर किया गया, इंडिया के अंदर भी असमानता काफ़ी बड़ी है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले तो ये देखेंगे आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल हमारे सिलेबस से ये रिलेट होगा। जब आप जीएस पेपर 2 को ओपन करोगे तो वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, पॉवर्टी इश्यूज रिलेटेड टू एससीज एंड एसटीज, उसके बाद यहाँ पर वुमेन रिलेटेड इश्यूज, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे।
अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, उसका टाइटल है इन इक्वालिटी किल्स। आपको ध्यान रखना है इसके टाइटल का नाम क्या नाम है, इन इक्वालिटी किल्स। इसको रिलीज किया गया है और इसने बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर में जो इनकम डिवाइड है वो काफी बढ़ चुका है। मतलब कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हुआ है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा डिवाइड देखने को मिला। उसके बाद ये काम दुनिया भर के अंदर के साथ साथ इंडिया के अंदर भी हुआ है, ऐसा यहां पर ये रिपोर्ट बताती है। उसके बाद इस रिपोर्ट में पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोइंग इनइक्वालिटीज। मतलब कि जो असमानता है वो कैसे बढ़ रही है उसके बारे में चीजें मेंशन करी गई हैं। देखो, असमानता कोई एक चीज में तो बढ़ेगी नहीं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पैसों के मामले में आप देख पाओगे बहुत बड़ा वाइड गैप हुआ है, अमीर अमीर और हुआ, गरीब और गरीब हो गया। जेंडर के बीच में अगर हम बात करें तो इसमें भी असमानता देखने को मिली है, जिसको आप लोग जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हो, जहां पर वेमेन और मेन के बीच में काफी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है। उसके बाद रेशियल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है, जाति के आधार पर आप देख पाओगे बहुत सारा भेदभाव होता है। तो इस प्रकार के इनइक्वालिटीज देखने को मिली हैं। इन सभी इनइक्वालिटी को इस रिपोर्ट के अंदर कवर किया गया है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद इसी रिपोर्ट में दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं कि जो वेल्थ है, लगभग आज के टाइम पर दुनिया भर के जो 10 टॉप रिचेस्ट मैन है उनकी इनकम पेंडेमिक के टाइम पे डबल हो चुकी है। जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा था कि जो अमीर है उनकी इनकम और ज्यादा बड़ी है, अमीर हो गए हैं वो और, ठीक है। तो हमने देखा पेंडेमिक के टाइम पर इनकी इनकम और बड़ी है और दूसरी तरफ देखा गया 99% जो लोगों की इनकम है वो काफी हद तक घटी है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में आए हैं, ऐसा बताया गया। और इसी इनइक्वालिटी की वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करी है। इसी इनइक्वालिटी की वजह से डेथ हो रही है बहुत सारी, हर 4 सेकंड के अंदर, हर सेकंड के अंदर आप देख पाओगे यहां पर हो क्या रहा है, हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति की डेथ होती हुई नजर आ रही है। वो भी यहां पर इस रिपोर्ट ने एग्जैक्टली बताया। तो अपने आप में इनइक्वालिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे। अब उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर पहला पॉइंट और डिटेल में डिस्कस किया गया है, वो है इकोनॉमिक वायलेंस। देखो, इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, जो रिचर पीपल हैं उनके पास पैसा रहा तो इनकी सुनवाई ज्यादा हो रही है, इनके राइट्स ज्यादा यहां पर मैटर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे जो पुअर पीपल हैं उनकी ज्यादा सुनवाई हो नहीं पा रही है। तो आज के टाइम पर जो पैसा है इन लोगों के पास, इन्हीं के पास ज्यादा पावर्स देखने को मिल जाएंगी, ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा। ये एक इनइक्वालिटी बहुत बड़ी है। और इसी को लेकर रिसेंटली आपको पता होगा द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक एडिटोरियल भी आया था, जहां पर हमने इसी इनकम इनइक्वालिटी को डिस्कस किया था कि अमीर की जो सुनवाई वो ज्यादा हो रही है, लेकिन यहां पर जो पुअर पीपल है उसके पास ज्यादा राइट्स यहां पर उसको मिल नहीं रहे हैं। उसी प्रकार से इन्होंने बताया हेल्थ केयर के मामले में। अगर हम हेल्थ केयर के मामले में बात करें तो जो अमीर है वो एक लग्जरी हेल्थ केयर अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छे से उसको सारा हेल्थ केयर मिल पा रहा है। और हेल्थ केयर की जो महंगाई है वो भी बढ़ चुकी है। तो अमीर आदमी तो उसको अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन क्या गरीब आदमी यहाँ पर हेल्थ केयर जो अपना चेकअप्स वगैरह हैं वो अफोर्ड कर पा रहा है? तो इसमें भी एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रॉपरली एक आप कह सकते हो अमीर व्यक्ति को मिल रही है, गरीब व्यक्ति को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने मेंशन किया। उसके बाद रिपोर्ट ने जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बताया। जैसे मैंने आपको बता दिया, पेट्रियार्की काफी बड़ी है। पेट्रियार्की मतलब यहां पर मेन को ज्यादा यहां पर तजब्बू दिया गया है। मतलब आप कह सकते हो, अगर हम बात करें तो मेन को यहां पर काफी ऊपर रखा गया है और मेन को बोला जाता है कि हाँ, मेन जो है डोमिनेट करेगा इस पूरे सोसाइटी को। तो पेट्रियार्की मतलब क्या होता है, जहां पर मेन को एक ऊपर रखा जाए और वुमेन को यहां पर नीचे रखा जाए। तो ये चीजें बड़ी हैं। उसके बाद सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हुआ है। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन से आप लोग समझ गए होंगे कि जब गर्ल्स है, अगर मान लो यहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कोई बच्चा यहाँ पर जन्म ले रहा है, अगर तो कोई गर्ल है तो यहाँ पर उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉय होता है तो उसको यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह से प्रॉपरली उसकी बर्थिंग करवाई जाती है। तो एक सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन देखने को मिल जाता है। तो अपने आप में एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है। उसके बाद आप देख पाओगे गरीबी भी एक बहुत बड़ी मतलब चपेट में आ चुकी है। आज के टाइम पर गरीबी के अंदर बहुत सारे लोग आज के टाइम पर परेशानी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब भूखमरी के साथ साथ गरीबी भी एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। अब ऑब्वियस ही बात है, पॉवर्टी और हंगर दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। जब पैसा नहीं है तो यहां पर खाना कैसे खा पाएंगे? तो इस प्रकार की चीजें भी आज के टाइम पर देखने को मिली हैं। और इसी इनइक्वालिटी की वजह से क्लाइमेट जो क्राइसिस है वो भी यहां पर काफी बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर आप लोग देख पाओगे, जो अमीर व्यक्ति है, जो रिचेस्ट पीपल हैं, वो यहां पर पोल्यूशन तो कर रहे हैं बहुत ज्यादा,
लेकिन उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ रहा है, जो पुअर पीपल है उन लोगों को। क्लियर हुआ? तो ऐसा आप लोग मतलब देख पाओगे। ऑब्वियस ही बात है, जैसा एक एग्जांपल बहुत बड़ा ले सकते हो, अभी जो अमीर अमीर कंट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है, यूएस हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इन्होंने खूब पोल्यूशन किया, आज के टाइम पर काफी आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ पर ये जोर किसके ऊपर डाल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कि ये लोग पोल्यूशन ना करें। उसी प्रकार के सिनेरियो आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद वैक्सीन के अंदर बहुत बड़ा इनइक्वालिटी देखने को मिला है। जो अमीर कंट्रीज है उन्होंने वैक्सीन को बनाया, पेटेंट लिया, और उसके बाद यहां पर आप कह सकते हो पहले अपने ऊपर फोकस रखा जाए। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाए, जो लोग यहां पर इसको बना नहीं पाए, तो वो काफी पीछे रह गए। तो वैक्सीन के मामले में भी एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी देखने को मिली है, ऐसा ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बताया है। तो ये जो रिपोर्ट है साल 2021 के बारे में बता रही है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया भर में, जो इनइक्वालिटी असमानता किस लेवल पर चल रही है, वो यहां पर ये लोग बताते हैं। उसके बाद अब ये तो हमने दुनिया भर के बारे में बातें की थी, अब यहां से डिस्कस करेंगे इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो देखने को मिला है साल 2021 के अंदर। तो पहली चीज बताया गया, देखो कोविड-19 ने तो बिल्कुल यहां पर हालत काफी बुरी करी है, इनफैक्ट दुनिया भर की कमर तोड़ दी है कोविड-19 ने। अगर हम बात करें कंट्री का जो हेल्थ केयर बजट है वो गिरता हुआ नजर आया है कोविड की वजह से। आप कह सकते हो यहां पर हेल्थ केयर बजट हमारा गिरा, एजुकेशन के मामले में हम कह सकते हो काफी डाउन पहुंच गए। उसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है इसको लेकर भी बजट प्रॉपरली अलोकेट हो ही नहीं पाया, बजट यहां पर भी आप देख पाओगे गिरता हुआ नजर आया। तो ना ही स्कीम्स प्रोवाइड करवाई गई, ना एजुकेशन प्रॉपर हुआ, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर मिली। तो आप खुद कह सकते हो कि एग्जैक्टली ये देखने को मिला है कि मतलब कितना ज्यादा एक इनइक्वालिटी या फिर कितना ज्यादा लोगों ने परेशानी को फेस किया है। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं, लोगों के ऊपर पैसा ही यहां पर खर्च नहीं हो पाया, सरकार यहां पर पैसा ही नहीं खर्च कर पाई। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया, इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ी है, ठीक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो बोला गया जो इनकम है लगभग 84% लोगों की यहां पर जो इनकम है कंट्री के अंदर वो डिक्लाइन हुई है साल 2021 के अंदर। और उसी समय पर आप देख पाओगे ये तो लोगों की मतलब 84% लोगों की इनकम तो कम हुई, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो बिलियनियर्स है, जो पहले से ही बहुत अमीर हैं, उनकी इनकम बढ़ चुकी है। इनफैक्ट भारत के अंदर बिलियनियर्स ही 102 से 142 हो गए। तो आप खुद समझ सकते हो मतलब 102 बिलियनर्स थे, और पेंडेमिक के टाइम पर ये जो बिलियनर्स हैं इनकी मात्रा 102 से 142 हो गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने खूब पैसा कमाया, जो अमीर थे उन्होंने और पैसा कमाया और वो जाकर और अमीर हुए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो गरीब थे वो यहाँ पर काफ़ी हद तक फंसते हुए नजर आए, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स नजर आई। उसके बाद बताया गया ग्रोइंग रिच, वही अगेन वही वाला पॉइंट आ चुका है, जो रिचर है वो और ज्यादा रिचर होते हुए नजर आए। और इसी कैटेगरी बताया गया इंडिया आज के टाइम पर थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स को रखता है। मतलब कि पहले नंबर पर आप देख पाओगे यूएस हो गया, चाइना हो गया, ये दोनों कंट्रीज हुए। इसके बाद इंडिया तीसरे नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा आपको बिलियनर्स देखने को मिलेंगे। बाय द वे बिलियनर्स कौन होता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। मिलियनियर और बिलियनर के बीच में आखिरकार क्या डिफरेंस होता है, कितने अमाउंट यहां पर देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बता सकते हो, ठीक है। तो साल 2021 के अंदर बिलियनियर्स की जनसंख्या बढ़ी है, मतलब जो अमीरी है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन किसके अंदर, सिर्फ अमीर ही लोगों के अंदर यहां पर ये इंक्रीज हुआ है। और जो गरीब हैं वो भी अपनी तरफ ग्रो होते हुए नजर आए, मतलब वो गरीबी में ही नीचे की साइड ग्रो होते हुए नजर आए, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोग को एग्जैक्टली अभी बता दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो देश के अंदर वो काफी बड़ा है, बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है, हमने ये भी देखा साल 2021 के अंदर जॉब लॉस देखने को मिला, लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं मिल पाई, लोगों की जॉब चली गई कोविड-19 के टाइम पर। तो इस प्रकार की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। उसके बाद जो जेंडर पैरिटी है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जो विमेन है, विमेन को प्रॉपरली यहाँ पर जॉब के अंदर पहली बात देखो सपोर्ट मिलता नहीं, अगर सपोर्ट मिल रहा है तो उनके प्रति बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको प्रॉपर सैलरीज नहीं मिल पाती हैं या फिर बहुत लो इनकम सैलरीज मिलती हैं। अगर आप लोग देख पाओगे कोई मान लो एक ही कंपनी के अंदर एक मैन काम कर रहा है और एक वेमेन काम कर रही है, तो दोनों की सैलरी के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इनफैक्ट जो वेमेन की सैलरी है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू दिस मैन। अब यहां पर देख पाओगे हालांकि जो दोनों का काम होगा वो एक ही होगा, जो वेमेन वो काम कर रही होगी आगे। ये हमारी एक आइडियोलॉजी सेट हो चुकी है सोसाइटी की, जिस प्रकार से आज के टाइम पर ये काम चल रहा है। तो हमने देखा साल 2019 के अंदर जो वेमेन का रेवेन्यू हुआ करता था, अर्निंग हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन साल 2020 के अंदर ये रेवेन्यू कम हो गया है, ऐसा यहां पर इस डेटा ने बताया, ठीक है, क्योंकि जॉब मिली नहीं और एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बताया गया कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ा है कंट्री का। फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, इसका मतलब आप कह सकते हो कंट्री घाटे में आई है। हम लोगों ने एग्जैक्टली आप देख पाओगे क्या हुआ, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम कर दिया, 30% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स को कर दिया, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट आए हमारी कंट्री के अंदर। इस प्रकार की चीजें करी, हम लोग काफी लॉस में भी गए। इनफैक्ट फिस्कल डेफिसिट को आप लोग एक प्रकार से वो भी देखोगे व्यापार के मामले में भी हम लोग को घाटा हुआ है। उसके ऊपर आज एक और आर्टिकल लिया है इंडिया चाइना का करके, वहां पे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वाले पॉइंट को अभी स्किप करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग आगे एक आर्टिकल है उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करने वाले हैं।
उसके बाद क्या हुआ, अनइक्वल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान के अंदर वो ये बताता है कि जो राज्य सरकार है, जो सेंटर है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो दोनों साथ में चले, दोनों के पास प्रॉपर पावर्स होनी चाहिए, दोनों यहाँ पर आगे बढ़नी चाहिए साथ साथ में। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जो ज़्यादातर पावर्स है वो सेंटर के पास आपको देखने को मिल जाती है। इंडिया एक क्वासी फेडरलिज्म है, आपको पता होगा, ठीक है। एक तरीके से आप देख पाओगे जो सेंटर है उनका पास जो पावर्स है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। सेंटर के पास जो रेवेन्यू सोर्सेस है, जो पैसा है वो ज़्यादा आया है एज कंपेयर टू द स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स के पास इतनी रेवेन्यू को लेकर पावर्स देखने को मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये जो फेडरलिज्म के अंदर इनइक्वालिटी है ये भी काफ़ी बड़ी है, ऐसा बताया गया। आई होप आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे कि आखिरकार इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के क्या चल रहा है वो बताया, और प्लस उसके बाद यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो बताया। साल 2021 के अंदर किस प्रकार से असमानता बढ़ी है वो सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलरली न्यूज़पेपर्स के अंदर ये आर्टिकल कवर होता रहेगा, तो आपको एक प्रॉपर जानकारी हो चुकी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। हमने टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक का, तो 2000 से ज़्यादा ही आपको क्रॉस करने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पे बात की गई है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लेकर। ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होती है आगे हम समझेंगे, और किस प्रकार से भारत यहाँ पर इसके अंदर एक ग्रोथ पा सकता है वो भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल है कि हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर काफ़ी आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार मेरी जो वॉइस है वो काफ़ी ख़राब आ रही होगी, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, है ना। मैं काफ़ी आज अटक भी रहा हूँ, ठीक है। मेरे थ्रोट में काफ़ी पेन हो रहा है ना, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, आप भी मैनेज कर लेना। थोड़ा सा 1-2 दिन की परेशानी है, थ्रोट थोड़ा सा मतलब स्मूथ होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आराम मिलेगा, तो डेफिनेटली ये जो फ्लो होता था हमारा, उस फ्लो के अंदर भी एक स्मूथनेस आएगी। आज फ्लो के अंदर स्मूथनेस नहीं आ रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है ना। अब ये जो आर्टिकल है हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल्स वाला, ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन करे गए हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ करके, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली आप कह सकते हो इकोनॉमी के पोर्शन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। अभी हम देखें तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है इन्होंने क्या किया, लगभग 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया है। 30 करोड़ रुपए के यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स जिनको क्लियर किया है, और बोला गया हम लोग ये जो काम है ये किस में करने वाले हैं, खासकर टेक्सटाइल के मामले में। स्पेशलिटी टेक्सटाइल हो गया, जियो टेक्सटाइल्स हो गया, इनको आगे हम लोग प्रमोट करेंगे। तो इनके ऊपर क्या होगा, हम लोग आगे रिसर्च करेंगे, प्लस और नया डेवलपमेंट करेंगे, प्लस इसको एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमाएंगे। मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं। ये बेसिकली कौन से प्रोग्राम के अंडर में किया जा रहा है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंडर में किया जा रहा है। पहले तो आपको समझना होगा आखिरकार ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती क्या है। देखो टेक्सटाइल आपको पता है कपड़ा हो गया, है ना, लेकिन जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं ये भी फैब्रिक्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है टेक्निकल। तो बोला गया था है कि जो कपड़ा है इनका अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। जब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है तो उनको नाम भी अलग अलग दिया जाता है। एग्जाम्पल देखो, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यहां पर इस्तेमाल होता है कपड़े का, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सभी जगह पर आज देख पाओगे टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जो टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इनकी डिमांड काफ़ी तेजी से बढ़ चुकी है, हम लोगों ने ये देखा है, ठीक है। अब क्या होता है टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं। देखो आज के टाइम पर ना जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वो 12 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करी गई है। पहला एग्रोटेक, देन उसके बाद मेडिटेक, बिल्टेक, मोबिलटेक, क्लोथ टेक, ओइकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, एंडोटेक, स्पोर्टेक, ये सब आप देख पाओगे, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेकर वर्क करते हैं। एग्जाम्पल कहोगे हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, पहला एग्जाम्पल लेते हैं मोबिलटेक का। मोबिलटेक वो वाला सेक्टर है जहां पर कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स के अंदर, ठीक है, गाड़ियों के अंदर, जैसे सीट बेल्ट्स बनाने के लिए, एयरबैग्स बनाने के लिए, या फिर एयरप्लेन की सीट बनाने के लिए। तो यहाँ पर उसमें हम लोग उसको बोलते हैं मोबिलटेक। क्लियर हुआ। तो मोबिलटेक यहाँ पर बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि व्हीकल्स के अंदर यूज किए जाते हैं और इनके अंदर कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से एग्रोटेक मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जहां जहां पर इस टेक्सटाइल का इस्तेमाल होगा। इसी प्रकार से आप देख पाओगे मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। बिल्टेक, क्लोथटेक मतलब गारमेंट्स और जो जूते हो गए, कपड़े हो गए, वहां पर कपड़ों का इस्तेमाल होता है। जियोटेक में रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, वाटर, लैंडफिल, इनके अंदर इस्तेमाल होता है। होम टेक मतलब फर्नीचर, आपके जो घर का फर्नीचर हो गया, इंटीरियर फर्निशिंग हो गया, फ्लोर कवरिंग हो गया, उन सब के अंदर कपड़े का इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर जब हम टेक्सटाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उनको नाम अलग अलग दिया गया है, बस इतना सा यहाँ पे बोला जाता है। इसी को हम लोग
बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टेक्निकल टेक्सटाइल क्या हो गया। टेक्निकल टेक्सटाइल बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग उसके परफॉर्मेंस के लिए कि आगे वो कैसा परफॉर्म करता है, आगे वो कैसा फंक्शन करता है, ठीक है। इस अब आप देख पाओगे इसी प्रकार से हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स को डेवलप करते हैं कि आगे वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं टेक्सटाइल्स को आगे ग्रो करने के लिए भारत आज के टाइम पर काफ़ी सारा पैसा खर्च रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, प्लस इनको आगे बढ़ाने के ऊपर, आगे प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग यहाँ पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसको पूरे सिस्टम को जो हमारा टेक्सटाइल मिशन है इसको हमने अप्रूव किया था साल 2020 में, और अप्रूव किया गया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू। इनका मेन मकसद ये था कि हम अपने देश को टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में एक ग्लोबल लीडर बनाएं, ठीक है। दुनिया भर में जो हमारा कपड़ा है, जो हमारी ब्रांड्स हैं वो चलें, क्योंकि आज के टाइम पर आप लोगों को पता होगा बहुत सारी ब्रांड हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, लिवाइस वगैरह आपको देखने को मिलेगा, किलर वगैरह सब इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि भारत की भी एक ब्रांड हो जो कि यहाँ पर एक खड़ी हो इंटरनेशनल लेवल पर। क्लियर हुआ। तो इसी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर ग्रो करना। डोमेस्टिक मार्केट तो हम कैप्चर करेंगे, साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी कैप्चर करेंगे। और इसी के साथ भारत का मकसद ये है कि हम लोग 2024 तक जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल का वो $40 बिलियन का, इसको बढ़ाकर हम लोग $50 बिलियन तक पहुंचा दें। और ये सारा काम किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर। तो आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पाए होंगे। अब इस पूरे मिशन के अंदर जो हमारा टेक्सटाइल मिशन है इसके अंदर आपको अलग अलग कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली 4 कंपोनेंट को डिवाइड किया गया है कि किस प्रकार से हम लोग इस टेक्सटाइल्स के ऊपर काम करेंगे, और इन 4 कंपोनेंट को हम लोग आने वाले 4 साल में अचीव करेंगे। तो साल 2020-21 से ये शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 4 साल में 2024 तक हमारा मकसद है हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में इन 4 एरिया में ग्रो करें। पहला एरिया कौन सा है? पहले एरिया में हम लोग फोकस करेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। हम लोग रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और इसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्चा जाएगा। अब जो रिसर्च डेवलपमेंट होगा वो सभी सेक्टर में, मेडिकल, स्पोर्ट्स, मोबाइल टेक, ठीक है, इन सब चीज़ के अंदर होगा, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। सेकेंड कंपोनेंट के अंदर बताया गया कि यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एक तरीके से जो हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल है इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। प्रमोट करेंगे और आगे अपने मार्केट को प्रमोट करेंगे, आगे एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करेंगे। जब प्रमोशन होगा तो थर्ड कंपोनेंट में हम लोग प्रमोशन के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे, दूसरे कंट्रीज को बेचेंगे टेक्सटाइल, तो इससे हमारे पास पैसा आएगा। चौथा यहां पर क्या बोला गया, हम लोग एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करेंगे। ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी इन रिगार्ड्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। तो ये हम लोग जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इसको लेकर कि इसका प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकें, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लोगों को स्किल सिखाया जाएगा, तो इसके मकसद से भी हम लोग यहां पर ग्रो करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली क्या बताया गया, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। जो हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल है हम उसके अंदर एक ग्रोथ पाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उन्होंने 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। लगभग 30 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्सटाइल्स है जिसके ऊपर काम करने वाले हैं। और बेसिकली टेक्सटाइल में हम कितना कुछ ग्रो कर रहे हैं ये भी आपको पता चल गया है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जैक्टली ये है जो कि आपके काम का भी है। अगर हम टेक्सटाइल जो खासकर टेक्निकल टेक्सटाइल है इसका सिनेरियो देखें इंडिया और दुनिया के बीच में क्या है, तो आज के टाइम पर टेक्निकल टेक्सटाइल की भारत के अंदर जो ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। 8% पर एनम रेट से यहाँ पर भारत के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिली है, और आने वाले 5 सालों के अंदर इस ग्रोथ को हम लोग और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बताया गया जो करंट वर्ल्ड मार्केट है, जो दुनिया भर का मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में, वो 250 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट देखने को मिलेगा, जिसमें से भारत का शेयर 19 बिलियन डॉलर्स का है। तो अपने आप में इमेजिन कर सकते हो भारत यहां पर एक अच्छे लेवल पर है। इसको हम और बढ़ाना चाहेंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में हम लोग और आगे बढ़ना चाहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर हम अपनी ब्रांड्स को भी उतारना चाहेंगे। और इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर। इंडिया बेसिकली यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखना है कि हम लोग एक तरीके से बिगेस्ट प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करें। आज के टाइम पर टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में बड़े बड़े प्लेयर्स यानी बड़ी बड़ी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो वो यूएस हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, चाइना, जापान, ये सब यहाँ पर टॉपर कंट्रीज आज के टाइम पर देखने को मिलने वाली हैं। और इन्हीं को टैकल करने के लिए भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, जैसे कि एक प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है जहां पर बोला गया कि यहाँ पे क्या होगा, हम लोग मैन मेड फाइबर, फैब्रिक्स, जो कपड़ा है, गारमेंट्स है, इनको प्रोडक्शन करेंगे और इस प्रोडक्शन के बदले में सरकार यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी।
उसी प्रकार से एक दूसरा इनिशिएटिव चलाया गया था, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यहाँ पे बोला गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखेंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा हमारे मैन्युफैक्चरर्स को। हमारे मैन्युफैक्चरर्स को जब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी इनकम जनरेशन भी होगी। तो इस प्रकार से फोकस ये रखा गया था कि हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर ग्रो करेंगे और इन टॉपर कंट्रीज को बीट करेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इंडिया का जो व्यापार है चाइना के साथ वो आज के टाइम पर कहां पर स्टैंड करता है उसको लेकर चर्चा की गई है। अब यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहली बात, यह आर्टिकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहां पर इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ साल 2021 के अंदर, अभी हम लोग साल 2022 में आ चुके हैं, इससे पहले वाले साल के बारे में चर्चा हो रही है। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साल का डेटा आपके पास आ रहा है, तो इसको डेफिनेटली आप अपने पास स्टोर करके रखना। देखो, इंडिया का जो चाइना के साथ व्यापार है साल 2021 के अंदर वो 125 बिलियन 125 बिलियन डॉलर्स को कर चुका है क्रॉस। और यहां पर आप देख पाओगे इंपोर्ट हमने चाइना से ज़्यादा करा है और एक्सपोर्ट कम किया है, और इसी वजह से हम लोग घाटे में आ चुके हैं। इस घाटे का सिस्टम मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और ये जो व्यापार है मतलब अभी तक का एक इतिहास रच दिया है 2021 के अंदर। इनफैक्ट आप कह सकते हो 2021 में सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ है इंडिया चाइना के बीच में। इनफैक्ट यह व्यापार तब हुआ है जब दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी खराब है। इनफैक्ट लद्दाख वाले रीजन के ऊपर आप देख पाओगे दोनों कंट्रीज के बीच में स्टैंड ऑफ जारी है। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना हो गया और नीचे हमारा महान भारत हो गया, और ये जो रीजन है यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार स्टैंड ऑफ जारी है दोनों कंट्रीज के बीच में। उसके बावजूद भी साल 2021 के अंदर ताबड़तोड़ व्यापार हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस ताबड़तोड़ व्यापार में भारत नुकसान में ही रहा है, क्योंकि भारत ने चाइना से इंपोर्ट तो ज़्यादा किया है और चाइना को एक्सपोर्ट हमने बहुत कम किया है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर हम इस आर्टिकल के की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट ये बताता है इंडिया एक बिगेस्ट एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया का एक तरीके से एक्सपोर्टर भी देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, इंडिया ने इंपोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट भी किया है। तो इंडिया ने आखिरकार एक्सपोर्ट क्या क्या किया है चाइना में, तो ये बताया गया। तो अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोर्ट में हम लोगों ने आयरन और कॉटन और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल बेस्ड कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट किया है चाइना के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इंडिया ने इंपोर्ट क्या क्या किया है, तो इंपोर्ट बहुत कुछ किया है। आप देख पाओगे हम लोगों ने बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीनरीज को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों को, साथ साथ मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम ऑक्सीजन और उसका जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, पीपी किट्स होती हैं, ये सब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में खरीदा है चाइना से, क्योंकि कोविड-19 में इन मेडिकल सिस्टम्स की हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ चुकी थी। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर चाइना के पास गए और चाइना से हम लोगों ने इन सब चीज़ों से ज़्यादा ट्रेड किया और चाइना ने हम लोग को खूब एक्सपोर्ट किया। इसकी वजह से हम लोगों के साथ ये घाटा भी हुआ और व्यापार के अंदर एक बढ़ोतरी भी देखने को मिली। ठीक है, फ़ायदा तो चाइना को ही हुआ यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है, वो ग्रो हुआ है। अगर आप देख पाओगे 43% से ग्रोथ देखने को मिली है दोनों कंट्रीज़ के व्यापार के बीच में, और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत को घाटा बहुत हुआ है। भारत को लगभग यहां पर जो घाटा चल रहा है वो 69.38 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान चल रहा है साल 2021 के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है, हम घाटे में चल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया हमने एक्सपोर्ट तो कम किया, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया। ठीक है, एक्सपोर्ट कम किया तो डेफिनेटली हमारे पास फॉरेन करेंसी कम आई है, लेकिन हमने क्या किया, इंपोर्ट ज़्यादा किया, तो हमने पैसा बहुत सारा दिया है चाइना को, और इसी सिचुएशन को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्लियर हुआ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना। तो इस प्रकार का सिचुएशन देखने को मिला। फिर उसके बाद बताया गया हम लोग अभी चाइना को काउंटर कर रहे थे। हमने ये देखा कि चाइना के साथ रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए, तो चाइना का हम लोग जो व्यापार है या फिर जो चाइना का जो प्रोडक्ट्स है उसको बॉयकॉट करेंगे इंडिया से, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार बढ़ा। वो कोविड-19 की वजह से यहाँ पर सिचुएशन हो चुकी थी। अब होता क्या है, यहाँ पर हमने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था। 5G ट्रायल के अंदर चाइना को इंक्लूड ही नहीं किया, हमने खुद 5G ट्रायल को किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार की सिचुएशन देखने को मिली। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तरीके से दूसरी कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उठाया, तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिली। मतलब चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी हमने खत्म करने की कोशिश तो की थी, और साथ ही साथ आप देख पाओगे हमने चाइना से जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट करना कम कर दिया था साल 2020 के अंदर, और हमने यहाँ पर अपने कंट्री के अंदर ड्रग्स को बनाने के लिए, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस को बनाने के लिए काफ़ी सारा पैसा लगाया था। तो हर सेक्टर में हम लोग फोकस तो कर रहे थे कि चाइना के साथ हम लोग अपने इंपोर्ट बिल को कट डाउन कर लें, मतलब कि चाइना से जो भी सामान आ रहा है हमारे अंदर उसको कम से कम कर दें।
और इसी वजह से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने साल 2020 में बोला कि हम लोग इन सेक्टर्स के अंदर पैसा लगाएंगे जो भी हम लोग आज के टाइम पर चाइना से ले रहे हैं, चाहे वो हमारा एल्यूमिनियम हुआ, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फर्नीचर, लेदर, शूज़ और उसके बाद यहाँ पर मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर्स। तो जो भी चीज़ें हम लोग चाइना से ले रहे थे इसके ऊपर हम खुद पैसा लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसका प्रोडक्शन करने के बाद हम लोग एक सप्लायर बनेंगे और पूरे दुनिया भर को बेचेंगे। तो ये मकसद चलाया था हम लोगों ने, लेकिन ये चीज़ें फेल होती हुई नजर आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि साल 2021 के अंदर सिचुएशन कुछ उल्टा हुआ। साल 2021 में जो व्यापार है वो अपने आप में काफ़ी बढ़ चुका है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, ये तो बात हुई अलग, हमने व्यापार के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद अब यहाँ पर बात हो रही है करंट इशू के बारे में, मतलब इंडिया चाइना के जो रिलेशन है उसके बारे में बात हो रही है कि आज के टाइम पर रिलेशन इतने खराब क्यों हैं। देखो, रिलेशन के अंदर जो ये खराबी आई है वो साल 2020 से आई है। साल 2020 के अंदर जो मई का महीना था तब से यहाँ पर रेगुलरली आप देख पाओगे डिस्प्यूट्स जारी है, क्योंकि जो पेंगोंग सो लेक आपको देखने को मिलेगा वहां पर चाइनीज का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट लद्दाख वाले रीजन के अंदर चाइना घुसकर आया और हमने यहां पर उनको टैकल भी किया और आपस में यहां पे आप कह सकते हो डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका था। ये मुद्दा साल 2020 पूरा चला, साल 2021 पूरा चला, अब साल 2022 लग चुका है और अब भी लग रहा है ये विवाद ऐसे ही चलने वाला है, ये स्टैंड ऑफ ऐसे ही चलने वाला है। क्योंकि आपको अभी पता होगा हाल ही में 12 जनवरी 2022 में दोनों कंट्रीज ने मिलकर अपना एक 14वां मतलब 14th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल डिस्कशन किया था। मतलब दोनों तरफ से कमांडर गए थे, आपस में बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई भी प्रॉपर ऐसा सोल्यूशन निकल कर आया नहीं है। क्लियर हुआ? तो एक विवाद तो यह है। अभी यहाँ पर पहला मुद्दा यह है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी खराब हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा यह है, रिसेंटली आपको पता होगा चाइना ने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है, अब अरुणाचल प्रदेश की जगह को, बहुत सारी जगह है उसके नाम बदला है, अपने हिसाब से इन्होंने नाम रखा है। और चाइना हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है और बोलता है यहाँ पर ये इंडिया का हिस्सा नहीं, चाइना का हिस्सा है। ठीक है, तो ये एक दूसरा रीजन है जहां पर काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट, काफ़ी बड़ा विवाद रहता है दोनों नेशंस के बीच में। उसके बाद तीसरा क्या बोला गया? तीसरा है, अभी आपको पता होगा पेंगोंग सो लेक के ऊपर चाइना ने एक पुल बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना एलएसी तक बहुत जल्दी पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। इसकी वजह से भी दोनों कंट्रीज के बीच में विवाद काफी इंक्रीज हो चुका है। आई होप आप लोग को अच्छे से चीजें क्लियर हो चुकी हैं। मजा आ रहा है तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो और लाइक करके एक सपोर्ट दिखा दो। ठीक है, 2000 भी पहुंचे नहीं है, फटाफट पहुंचा दो इसे, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वेब 3.0 के बारे में, या फिर 3.0 भी इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 आईटी एंड कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी जो ये वेब 3 का कॉन्सेप्ट है, इसी वेब 3 के कॉन्सेप्ट को हम लोग वेब 3.0 बोलते हैं। ठीक है, हम लोग वेब 2.0 के दौर से गुजर गए, वेब 1.0 के दौर से गुजरे, वेब 2.0 चला। अब इंटरनेट का एक नया आपको यहाँ पर फेस देखने को मिलेगा, एक नया रूप देखने को मिलेगा इंटरनेट का, वो होगा वेब 3.0, ऐसा बताया जा रहा है। जो नेक्स्ट फेस होगा इंटरनेट का वो वेब 3.0 होगा और इसके बारे में रेगुलरली चर्चा हो रही है। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये क्या है। पहली बात तो ये क्या है वेब, यह वर्ल्ड वाइड वेब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग वेब के नाम से जानते हैं। वेब के अंदर का मतलब है यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वेब पेजेस, सब कुछ स्टोर है। जहाँ पर आप जाते हो इंटरनेट पर, वेबसाइट्स को सर्च करते हो, वहाँ पर टेक्स्ट, इमेजेस, डिजिटल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सब चीज़ें रखी होती हैं, है ना। उन वेबसाइट्स के ऊपर तो एग्जैक्टली वही है। तो सारा डेटा जो भी वेबसाइट्स वगैरह का है वो हमारा वेब के अंदर आ रहा है। अब क्या होगा, इसका एक नया फेज आता हुआ चालू होगा। पहले मैं आपको समझाता हूं वेब 1.0, 2.0 और 3.0 के बीच में आखिरकार डिफरेंस क्या होगा। देखो, जो वेब 1.0 था, ये मतलब स्टार्टिंग में जब हमारे पास इंटरनेट आया था नया नया, ठीक है, तो उस समय वेबसाइट्स हमारे पास बहुत कम हुआ करती थी, लगभग 1 लाख के आसपास वेबसाइट्स हुआ करती थी। और उन वेबसाइट्स पर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते थे, रीड कर सकते थे। ठीक है, और इस वेबसाइट पर क्या होता था, कुछ लोग यहाँ पर इन वेबसाइट्स को चलाते थे और वहाँ पर कंटेंट को पब्लिश करते थे और उन वेबसाइट्स का लिंक शेयर कर करके लोगों तक पहुँचती थी वो वेबसाइट, और लोग यहाँ पर उस कॉन्टेंट को पढ़ते थे। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता था, सिर्फ आप कॉन्टेंट पढ़ सकते हो। सिर्फ पढ़ने के लिए वेबसाइट्स को बनाया गया था जब इंटरनेट आया था। यूजर्स भी बहुत कम हुआ करते थे उस समय पर। लेकिन वेब 2.0 जब, इसके बाद वेब 1.0 के बाद वेब 2.0 जब आया, तो यहाँ पर वेबसाइट्स की मात्रा बहुत इंक्रीज हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आप देख पाओगे वेबसाइट्स भी इंक्रीज हो चुकी थी और यूजर्स भी इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ पर यह बढ़ चुकी है कि क्या होगा, वेबसाइट के ऊपर सारा कंटेंट मिलेगा, जो भी आपको ऑडियोज, वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट जो भी मिलेगा वो सब तो मिलेगा ही। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके अंदर रीराइट कर सकते हो। यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ सकते थे, मैंने आपको दिखाया रीड ओनली वेब है ये, और वेब 2.0 के अंदर रीड राइट वेब है। रीड राइट वेब का मतलब आप एग्जाम्पल ले सकते हो विकीपीडिया का। विकीपीडिया में क्या होता है,
आप लोग जाकर कुछ यहाँ पर एडिट कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर एडिट करना है, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना है तो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर नजर आती है। तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस हो चुके थे वेब 2.0 के अंदर। अब जब हम बढ़ रहे हैं आगे तो वेब 3.0 की तरफ बढ़ रहे हैं। वेब 3.0 के अंदर वेबसाइट की जनसंख्या और ज़्यादा दुगनी हो जाएगी। जो वेबसाइट से भरपूर मात्रा में वेबसाइट भरकर मिलेंगी हम लोग को, और जो यूज़र होंगे उनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अगेन ये भी रीराइट वेब रहेगा, मतलब यहाँ पर भी आप क्या करोगे, वेबसाइट्स के ऊपर चीज़ों को पढ़ सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो। तो इंटरनेट बेसिकली क्या है, ये वेबसाइट से रिलेटेड है। वेब मतलब वेबसाइट्स, आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब वेब 3.0 के अंदर क्या होगा, वेबसाइट्स की जनसंख्या जो है, वेबसाइट्स की मात्रा जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, जनसंख्या बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं वेबसाइट्स की जो संख्या है बेसिकली वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है और 3.0 क्या है, मैंने आप लोगों को यह बता दिया है। ठीक है, जो वेब 3.0 है बेसिकली यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट अप्रोच रहने वाला है। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और ये जो वेब 3.0 है बेसिकली यहाँ पर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज होती है, आप लोगों को मालूम होगा। होता क्या है इसमें, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। मान लो यहाँ पर हर एक व्यक्ति ने, जिस भी व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन किया है, जिसने भी यहाँ पर जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उनको सेल परचेज किया है, तो उनकी यहाँ पर एक चेन बनती हुई चली जाती है, उनका डेटा यहाँ पर अटैच होता हुआ चलता है और एक चेन बनती हुई रहती है, और इस चेन को कोई नहीं तोड़ सकता। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक डेटा ये मेंटेन हो जाता है, डेटा क्रिएट हो जाता है, इस डेटा को यहाँ पर कोई नहीं तोड़ सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये वेब 3.0 वर्क करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ज़्यादा डिटेल मत जाना। अभी ब्लॉकचेन के बारे में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, कभी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोगों ने वेब 1.0 के बारे में पढ़ा, ये एक प्रीवियस वर्जन है। वेब 1.0 बेसिकली क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। यहाँ पर वेबसाइट्स हुआ करती थी लेकिन बहुत कम हुआ करती थी। इसको इन्वेंट किया गया था 1989 में, जब इंटरनेट नया नया हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन वेब 2.0 आया। वेब 2.0 के अंदर इन वेबसाइट्स की जो संख्या है वो इंक्रीज हो गई। अब यूजर्स यहाँ पर इन सारे कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ उस कंटेंट को एडिट कर सकते थे, कंटेंट को क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है। उसी प्रकार से वेब 3.0 के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर जो ज्यादातर डेटा है, अभी तक देखो हो क्या रहा है, अभी तक आप लोगों ने ये देखा वेब 1.0 और वेब 2.0 के अंदर क्या हो रहा है, ज्यादातर जो भी वेबसाइट्स है वो कौन मैनेज कर रहा है, बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज जैसे गूगल हो गया या और भी बहुत सारी कंपनीज हो गई, वो सब यहाँ पर इस डेटा को मैनेज कर रही हैं। लेकिन अब क्या होगा, वेब 3.0 के अंदर कोई भी बड़ी कंपनी डेटा को मैनेज करेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 3.0 के अंदर क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द डेटा है या फिर इंटरनेट है, ये सब आप खुद हैंडल करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर खुद हैंडल करेंगे। यहाँ पर जो गूगल जैसी कंपनी है जो कि डेटा स्टोर कर रही थी, उसका मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब क्या होता है, आज के टाइम पर गूगल का जब आप डेटा स्टोर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डेटा स्टोर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े यहाँ पर हार्ड डिस्क बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो वेबसाइट्स के ऊपर सारा डेटा रखा गया है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना हवा में, सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा। तो वो सब गूगल के डेटा सेंटर पर आपको ये स्टोर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेंगी जहां पर ये सारा डेटा को स्टोर किया गया है। तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गूगल इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब गूगल कंट्रोल कर रहा है, गूगल के पास सारा डेटा का एक्सेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज। ठीक है, इसी वजह से बोला गया है सेंट्रलाइज। ठीक है, अब क्या होगा, गूगल का यहाँ पर रोल खत्म होगा। जितना भी डेटा है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आप अपने आप से खुद मैनेज कर पाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज, मतलब सबके हाथ में यहाँ पे पावर्स आ जाएंगी। क्लियर हुआ। तो ये यहां पर बोला जा रहा है कि अब जो बेसिकली एक सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम है वो खत्म होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर में ये चीजें आ रही थी वो खत्म होंगी। अब इंटरनेट और फेयर बनेगा और भी चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं एग्जैक्टली। क्लियर हुआ। तो वेब 1.0, 2.0, 3.0 के बीच में क्या डिफरेंस है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इंटरनेट का अगला दौर क्या होगा वो और ज्यादा बेहतर होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट के बारे में। ठीक है, अब ये यहाँ पर यह हैजार्डस वेस्ट क्या है, प्लस इसको लेकर क्या चर्चा हो रही है, हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह के सारे आर्टिकल्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग इसको बात करें चर्चा में क्यों है, क्योंकि हुआ क्या है, अभी यहाँ पर मेन मकसद रखा जाता है जो घर के अंदर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो वहां पर उस कूड़े को अलग अलग इकट्ठा किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब जो गीला कूड़ा है, जो वेट है, उसको अलग रखा जाए, जो सूखा है, ड्राई है, उसको अलग रखा जाए। प्लस उसके बाद जो यहाँ पर हैजार्डस वाला, यानी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, इसको अलग रखा जाए।
तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना कूड़ा सब आपस में मिक्स होगा तो यहाँ पर उसको अच्छे से ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिसमें से खासकर जो ये हैजार्डस वेस्ट है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर इनफैक्ट घर के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, हैजार्डस वेस्ट को अलग से रख सकते हैं। हैजार्डस वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बोला गया अभी इस कैटेगरी में जो इंदौर है, इंदौर इकलौता ऐसा शहर बना है हमारे देश के अंदर जहां पर बहुत अच्छे से हैजार्डस वेस्ट को हैंडल किया गया है। लोगों ने अपने घरों में हैजार्डस वेस्ट को अच्छे से हैंडल किया है, उसको सही जगह तक पहुंचाया है। अब हैजार्डस वेस्ट में क्या क्या आ सकता है हम उसको समझते हैं। जो डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट है, ये कोई भी केमिकल या ऐसा प्रोडक्ट है जिससे यहाँ पर एनवायरमेंट को नुकसान होगा, हमारी हेल्थ को नुकसान होगा, हर चीज़ को नुकसान पहुंचेगा, ये ऐसा सामान हो सकता है। अब ऐसा सामान क्या है, कोई ऑटो बैटरीज हो गई, फर्टिलाइजर बैटरीज हो गया, पेंट का डब्बा हो गया। ठीक है, ये सब आप देख पाओगे। कोई पेंट का डब्बा है, इसमें से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ये पेंट के डब्बे देख पाओगे। CFL हो गया, ठीक है। अब जो हिट होता है आपका काला हिट हो गया, उसका स्प्रे हो गया। ठीक है, ये जो बैटरीज हो गई ये आपको देखने को मिलेगी। ये और भी बहुत सारे इस प्रकार के सामान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक हैजार्डस वेस्ट है, इसको आप लोग ऐसे नहीं फेंक सकते हो, इसके लिए एक अलग डस्टबिन बनाओ, इसको यहाँ पर अलग से आप स्टोर करोगे, इसको अलग से यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज क्या होगा, इसको आप ऐसे ही फेंक दोगे, क्या होगा, नाले में घूमेगा, आप यहाँ पर ग्राउंड पर पड़ा रहेगा, ठीक है, मिट्टी में मिलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो आपको भी नुकसान यहाँ पर पहुंचेगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, जो कि इंदौर ने अच्छे से काम करके दिखाया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट है उसको अलग अलग चीज़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के अंदर डिवाइड करने का मकसद है, जो गीला वेस्ट है, आपने यहाँ पर कोई फल खा के डाल दिया है, ठीक है, आपने कोई भी जैसे केला खाया, तो ठीक है, उसका जो छिक्कल है वो फेंकना है, वो वेट वेस्ट के अंदर आता है। ड्राई वेस्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर जो आपकी बॉटल्स हो गई, कैंस हो गए, वो सब यहाँ पर आपका ड्राई वेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, मतलब जो सूखा है, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो। और उसका डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर क्या आता है, मैंने आपको बताया, सारे डिब्बे डब्बे जो कि यहाँ पर काले हिट हो गया, या फिर आपका जो मेडिसिन हो गए, कोई एक्सपायरी मेडिसिन हो गई हैं, या फिर पेंट का डब्बा हो गया है, ठीक है, बैटरीज हो गई, तो वो सब आपको यहाँ पर अलग से स्टोर करना चाहिए। एग्जैक्टली ये बताया गया। साल 2020 के अंदर हमने देखा जो टॉक्सिसिटी है, जो जहरीलापना है इन सामानों से, वो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। हमने जगह जगह पर गए, ठीक है, जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है वहाँ पर एनालाइज किया गया चीज़ों को, वहाँ से सामान उठाया गया, तो पता चला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जहरीलापना फैल चुका है, ठीक है, टॉक्सिसिटी फैल चुकी है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का अच्छे से इस्तेमाल करें और इसको लागू करें लोगों के ऊपर, ताकि लोग जो हैं इन वेस्ट को अच्छे से मैनेज करें। अच्छे से अगर वेस्ट को मैनेज करके रखेंगे तो इससे हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा और हमें भी नुकसान नहीं होगा। तो जो हाउस होल्ड वेस्ट है, बेसिकली इसको कौन गवर्न करता है, देखो इसको एक रूल के हिसाब से गवर्न किया जाता है, और वो रूल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ध्यान रखना है इसके बारे में। ये जो रूल है, ये रूल ये बताता है कि आपको अपने घर में क्या करना है, जो ड्राई और वेट वेस्ट है, जो यहाँ पर कूड़ा है, एक ड्राई सूखा वाला और गीला वाला, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, इनको अलग अलग करके रखना है। और साथ ही साथ आपको तीसरा जो हैजार्डस वेस्ट है उसको अलग करके रखना है। अगर ये अलग रहेगा तो इसको अच्छे से ट्रीट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। जो हैजार्डस वाला वेस्ट होगा उसको हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, उसको यहाँ पर सही से ट्रीट कर पाया जाएगा, जिससे एनवायरमेंट के ऊपर वो नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन हो क्या रहा है, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर इश्यूज है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे बोला गया हर चीज़ को इस रूल ने कवर ही नहीं किया। जैसे कि आप देख पाओगे, बोला गया इसने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, जैसे कि पेंट के ड्रम हो गया, कैन, कॉम्पैक्ट, यहाँ पर जो लाइट बल्ब्स हो गए, एक्सपायरी मेडिसिन, इन सब चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैजार्डस वेस्ट में है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी छूट गई हैं, जैसे कि जो सिगरेट की बट्स होती हैं, सिगरेट की बट्स मतलब कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो मतलब अभी भी बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि यहाँ पर छूटा हुआ है इस रूल्स के अंदर। तो इन्हें रूल्स को और ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा, हर चीज़ के ऊपर यहाँ पर इन रूल्स को लगाना पड़ेगा, जो कि एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहां पर यह बताते हैं कि देखो इन रूल्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो वेट, ड्राई और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग इनको सेपरेट तरीके से बांटा जाएगा। प्लस जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, जो कि लोकल लेवल पर आपके एरिया में काम कर रही हैं, उनको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इन सारे जो एक तरीके से वेस्ट है, सारा कूड़ा है, उसको एक जगह से कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जा सकते हो उसको अच्छे से ट्रीट करवाने, या फिर कलेक्शन के लिए आप यहाँ पर जो घर हैं लोगों के, उससे थोड़ी दूरी पर एक कलेक्शन वाला एरिया बना सकते हो, जहाँ पर लोग अपना यहाँ पर सामान डाल सकते हैं, और फिर वहाँ से आप लोग सामान को कलेक्ट कर कर आगे पहुँचा सकते हो, और जिससे कि आप अच्छे से उसको ट्रीट कर पाओ और एनवायरमेंट को ऊपर नुकसान ना पहुँचे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आज के टाइम पर इसको लेकर जो ये रूल्स हैं ये अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जो दूसरा वाला दिक्कत है वो ये है
कि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा पा रहा है। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर हम लोग को एक सुधार की जरूरत है। इसके अंदर अगर हम लोग सुधार करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर चीजें आगे बढ़ पाएंगी और लोगों को यहाँ पर एक तरीके से जागरूक करने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है लोगों के पास तक कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये हैजार्डस वेस्ट क्या होता है, खासकर डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट क्या होता है। क्लियर हुआ? नाउ आई होप आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है। अब वीडियो अच्छे से सुना है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हाल ही में ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है, उसका टाइटल क्या है, जिसने यहाँ पर असमानता के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इंडिया यहाँ पर कौन से नंबर पर आने वाली एक हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स के अंदर आता है। मतलब कि देखो चाइना यूएस कहीं ना कहीं टॉप पर है, चाइना टॉप पर आपको देखने को मिलेगा, यूएस देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा बिलियनर्स देखने को मिलेंगे। आपको बताना है इंडिया कौन से नंबर पर आने वाली कंट्री है। मतलब अब पता ही चल गया होगा यार, यहाँ पर उसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, जो आज के टाइम पर करंट दुनिया भर का जो मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल का, वो कितने बिलियन डॉलर्स का है, आपको उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है साल 2021 के अंदर वो कितने बिलियन डॉलर्स क्रॉस किया था, ये आपको बताना है। अपने पास स्टोर करके भी रखना है इसको, क्योंकि ये पूरे साल का डेटा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हमारे देश का कौन सा शहर ऐसा है जहां पर सबसे अच्छे से डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट को हैंडल किया गया है। ठीक है, तो उस शहर का नाम आपको बताना है, जो कि एक साफ सुथरे शहर के अंदर में भी टॉप करता है हमेशा से ही। और इन सभी के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन करना क्या है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, और यहाँ पर डेफिनेटली आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और मेन पर्पस इन क्वेश्चंस का बस यही है कि आप लोग यहाँ पर वीडियो को अच्छे से सुन पाओ ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।